ओके, नेक्स्ट चैप्टर अपन क्या पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ आइडेंटिफिकेशन, है ना। सबसे पहला क्या होता है आइडेंटिफिकेशन, क्या होता है तो किसी भी इंडिविजुअल कोई भी पर्सन का डिटरमाइन करना इंडिविजुअलिटी को, है ना, किसके अकॉर्डिंग, बेस्ड ऑन द फिजिकल कैरेक्टर या फिर जो भी उनका फिक्स पर्सनैलिटी है उसके अकॉर्डिंग। आइडेंटिफिकेशन दो टाइप का हो सकता है, या तो कंप्लीट होता है या तो पार्शियल होता है। कंप्लीट आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, एब्सोल्यूट आइडेंटिफिकेशन मतलब कि हम लोग किसी भी इंसान को, इंडिविजुअलिटी को एग्जैक्टली पहचान लेंगे कि हाँ ये वही इंसान है ना। बट पार्शियल क्या होता है कि 100% कन्फर्म नहीं है, बट प्रोबेबली वो इंसान हो सकता है ना, बेस्ड ऑन द सर्टेन फैक्ट, लाइक इंसान के हाइट या फिर कलर एंड और जो भी बेसिस के अकॉर्डिंग हम लोग उनको पहचान सकते हैं, है ना। तो अगर लिविंग बॉडी है तो उसको आइडेंटिफाई करने का काम पुलिस का होता है, वेर एज द अगर डेड बॉडी है तो आइडेंटिफाई करने का काम वो डॉक्टर्स का होता है ना। मेनली जो मेडिकल मैन का अपने को रिक्वायरमेंट इस फील्ड में कब होता है, जब अपने को कोई भी डिस्प्यूट होता है ना, उस फैक्ट को प्रूव करने में मेडिकल मैन का अपने को रिक्वायरमेंट होता है। फिर देखेंगे व्हाट इज द मेडिको लीगल एस्पेक्ट ऑफ द आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का रिक्वायरमेंट क्या होता है, दोनों केस में देखेंगे, सिविल केस और क्रिमिनल केस के एग्जांपल्स। सबसे पहले देखते हैं एब्सोल्यूट आइडेंटिटी का रिक्वायरमेंट कब होता है, इंश्योरेंस, इनहेरिटेंस क्लेम, पेंशन, मैरिज डिस्प्यूट, सेक्स, पासपोर्ट, मिसिंग पर्सन के केस में होता है। वेयर एज द अपने को है ना, क्रिमिनल केस में कब कब रिक्वायरमेंट होता है, तो एब्सोल्यूट आइडेंटिफिकेशन का रिक्वायरमेंट होता है इन केस ऑफ द असॉल्ट, रेप या फिर मर्डर के केस में। और इंटरचेंज होता है न्यूबॉर्न का हॉस्पिटल में, उस केस में हो सकता है इम्प्रेजमेंट, फायर, एक्सप्लोजन, है ना, ट्रैवल एक्सीडेंट या फिर कोई भी मिस हैपनिंग होता है लाइक मास डिजास्टर, या फिर अगर कोई अननोन डेड बॉडी मिलता है, या फिर मल्टीलेटेड बॉडी मतलब कि जिसमें अगर वायलेंट हुआ है या फिर डिसफिगरिंग कर दिया गया है बॉडी का, उन केस में रिक्वायरमेंट होता है आइडेंटिफिकेशन का। नेक्स्ट होता है कॉर्पस डिलेक्टी, क्या होता है ना, तो हम क्या बोलते हैं, बॉडी ऑफ ऑफेंस होता है, सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं बॉडी ऑफ ऑफेंस या फिर इसेंस ऑफ क्राइम। इसेंस मतलब क्या होता है, सिंपल वर्ड पे अपन समरी बोल सकते हैं ना। तो क्या होता है, कॉर्पस डिलेक्टी रिफर टू द फैक्ट ऑफ एनी क्रिमिनल ऑफेंस। कोई भी अगर क्रिमिनल ऑफेंस होता है तो उससे रिलेटेड कंप्लीट फैक्ट को हम कॉर्पस डिलेक्टी बोलते हैं। यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि अगर मर्डर हो गया है ना, पर्सन डाई हो गया, वहाँ पे अगर कुछ अनलॉफुल एक्ट के थ्रू, तो वहाँ पे इट इंक्लूड द पॉजिटिव, क्या क्या पॉजिटिव अपने को फाइंडिंग मिल सकता है। पहला चीज़ हम लोग डेथ, जिस रीजन में डेथ हुआ है वहाँ पे डेड बॉडी मिलेगा, है ना, ब्लड स्टेन मिल सकते हैं, और या फिर कोई भी वेपन हो वो सब मिल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है पॉजिटिव क्या क्या होना चाहिए, पहला डेड बॉडी ऑफ द विक्टिम होना चाहिए, है ना। अदर फैक्टर लाइक द जो भी कंक्लूसिव फॉर द डेथ से रिलेटेड है या फिर फॉल प्ले को शो करता है, लाइक बुलेट या फिर ब्रोकन नाइफ वहाँ पे मिल सकता है क्राइम सीन में, है ना। जो कि भी चीज़ जो कि डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो सारी चीज़, या फिर कुछ ट्रेस एविडेंस भी मिल सकता है वहाँ पे, लाइक द ब्लड स्टेन मिल सकता है, हेयर मिल सकता है। फिर एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन जो ऑफ द डेड बॉडी एंड द प्रूफ ऑफ कॉर्पस डिलेक्टी, ये दो चीज़ मैंडेटरी होता है ना। अगर कोई भी चीज़ को अपने को बताना है, डेथ सेंटेंस पास करना है अगर होमिसाइड डेथ में, तो दो चीज़ होना जरूरी है, पहला एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डेड बॉडी कि हाँ ये इंसान मरा है, और दूसरा चीज़ कि वो मरा है उसके पीछे रीज़न क्या है, हाँ इस वेपन से मारा गया है, और वो चीज़ मतलब जो भी डेथ से एक नेसेसरी चीज़ होता है वो सारा प्रेजेंट होना चाहिए। फिर लिखा है देयर आर द रिकॉर्डेड केस, है ना। कभी क्या होता है कि there are recorded cases where the unclaimed dead body, decomposed body और portion of the dead body or bone are bring to support the false charge, है ना। झूठा चार्ज लगाने के लिए क्या करते हैं, जो भी पुराना रिकॉर्डेड केस होता है उनको हम लोग दिखा भी देते हैं। फिर व्हाट आर द वेरियस डाटा यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन में हम लोग क्या क्या चीज़, वेरियस चीज़ हम लोग यूज़ करते हैं, दैट इज़ द रेस, रिलीजन, सेक्स, एज, जनरल डेवलपमेंट एंड स्टेचर, कॉम्प्लेक्शन, अदर फीचर, एक्सटर्नल पेक्युलिटीज लाइक द ऑक्यूपेशनल मार्क और टैटू मार्क, एंथ्रोपोमेट्री, फिंगर प्रिंटिंग, फुट प्रिंट, लिप प्रिंट, टीथ, क्लॉथ, डीएनए प्रोफाइल, एंड ये सारे फैक्टर्स को अपन के थ्रू कोई भी इंसान को आइडेंटिफाई करने में ये सारे चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। अगर लिविंग है तो उस केस में अपन हैंड राइटिंग से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, स्पीच, वॉइस या फिर गेट, मेमोरी, एजुकेशन बेसिस के पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर रेस में देखते हैं, रेस में क्या होता है कि रेस क्या होता है, सिफिलिक इंडेक्स क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं कि ह्यूमन बींग को ब्रॉडली 3 कैटेगरी में हम लोग डिवाइड किए हैं, दैट इज कॉकसॉइड, नेग्रोइड एंड मैंगोलॉइड, है ना। तो इनके फीचर देखते हैं। पहला होता है सिफिलिक इंडेक्स, इसमें अपन क्या करते हैं, मैक्सिमम ब्रेथ बाय द, नॉर्मली अपन लेंथ बाय ब्रेथ लेते थे, बट यहाँ पे ब्रेथ बाय लेंथ ऑफ द स्कल होगा, ये याद रखें ना। ब्रेथ बाय लेंथ हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 100 करेंगे तो ये जो वैल्यू होता है उसके अकॉर्डिंग अपन रेस को डिफ्रेंशिएट करते हैं। जो ब्रेथ होता है, ब्रेथ कहाँ से कहाँ तक होगा हमारा, बाईपेराइटल एमिनेंस, है ना। और जो लेंथ होता है उसको अपन फ्रंटल से लेकर के ओसिपिटल तक, प्रोट्यूबरेंस तक मेजर करते हैं। ऑस्टियोमेट्रिक बोर्ड में इसको मेजर करते हैं। रेस जो होता है वो बेस्ट आइडेंटिफाई होता है सिफालिक इंडेक्स के थ्रू। फिर यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन दिए हुए हैं, है ना, जो कि आइडेंटिफिकेशन को कंफर्म करने में हेल्प करता है। ओके, जैसा कि सिफिलिक इंडेक्स, जैसा कि अपने देखा था कि सिफिलिक इंडेक्स का अगर वैल्यू 70 से 75 आता है तो उसको क्या बोलेंगे, डोलिगोसिफेलिक। और
75 to 80 होता है तो उसको मेसेंटेरोसेफेलिक, और 80 to 85 होता है तो वो ब्रेकियोसेफेलिक के अंदर आता है। और रेस में जो डोलिगोसेफेलिक में नेग्रो या फिर आर्यंस उगाते हैं, मेसेंटेरोसेफेलिक में यूरोपियंस, और ब्रेकियोसेफेलिक में मंगोलियंस आएंगे। ओके, फिर यहाँ पे कुछ और यूज़फुल दिया हुआ है कि जो अगर बात करें इंडियन का तो ब्राउन कलर के होता है, जो आई होता है वो डार्क आई होता है, और हेयर ब्लैक थिन या फिर वैक्सी हेयर होता है। वेयर सेम चीज़ यूरोपियन में देखेंगे तो कलर जो होता है वो फेयर होता है, आई ब्लू या फिर ग्रे आई होता है, और जो हेयर होता है वो फेयर या फिर लाइट ब्राउन या रेडिश कलर में होता है। जो नेग्रोज होते हैं उनमें कॉम्प्लेक्सन ब्लैक होता है, आई कलर ब्लैक होता है, और हेयर भी होता है वो कम्प्लीटली ब्लैक और उली हेयर प्रेजेंट होता है। ओके, यहाँ पे हमने क्या देखा था, एप्लीकेशन ऑफ द रिलीजन इन फिक्सिंग, है ना, रिलीजन के बारे में देखने वाले अपन, है ना। तो रिलीजन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जैसे कि जो मुस्लिम मेल होते हैं उसमें सर्कमसाइज्ड होता है, और फीमेल जो होते हैं वो प्रोबेबली ब्लैक कलर के, नॉर्मली ब्लैक कलर के ड्रेस पहने होते हैं, है ना। हिंदू में क्या होता है, फोरहेड में मार्क्स लगाते हैं, वुमेन में वर्मिलियन यूज़ करते हैं, है ना। बट ये क्या होता है, रिलीजन का लेस ज़्यादा वैल्यू नहीं होता है आइडेंटिफिकेशन में। नेक्स्ट है हमारा सेक्स का आइडेंटिफिकेशन देखते हैं। सेक्स आइडेंटिफिकेशन के लिए 3 चीज़ होगा, पहला सेक्स क्रोमेटिन, सेकंड बार बॉडी, एंड थर्ड इज अ डेविसन बॉडी। ओके, पहला देखेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स, है ना। तो कब किया जाता है, इन केस ऑफ द लीगल हायर डिस्प्यूट, है ना, जब बच्चे का डिस्प्यूट होता है कि एक्चुअल में वो उस इंसान का बच्चा है कि नहीं, उस चीज़ को आइडेंटिफाई करने में, या फिर मैरिज केस में, डाइवोर्स में, लेजिटिमेसी इंपॉर्टेंस, या फिर रेप के केस में। सेक्स ऑफ ए पर्सन कैन बी डिटरमाइंड बाय द, कैसे डिटरमाइन करेंगे सेक्स को, पहला तो या तो फिजिकल मॉर्फोलॉजी कर सकते हैं, दूसरा माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द सेक्स क्रोमेटिन का माइक्रोस्कोपिक स्टडी करके कर सकते हैं, थर्ड है गोनाडल बायोप्सी करेंगे। ओके, सबसे पहला देखते हैं अपन सेक्स क्रोमेटिन के बारे में। तो डेमोस्ट्रेशन ऑफ दैट बार बॉडी और डिविजन बॉडी जो होता है वो सेक्स डिटर्मिनेशन करने में हेल्प करता है। नॉर्मली एक इंडिविजुअल में 46 क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें से 22 पेयर ऑटोसोम, 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम होता है। जो मेल में होता है वो सेक्स क्रोमोसोम XY होता है, और फीमेल में जो होता है वो XX होता है ना। 1949 में बार और बर्ट्रम्स ने नोटिस किया था कि एक नोड्यूल प्रेजेंट होता है न्यूक्लियाई में, है ना, फीमेल कैट के सेल में, है ना। उसको उन्होंने क्या नाम दिया था, क्रोमेटिन बोला था, है ना। तो क्या लिखा है, लेटर इन्वेस्टिगेशन से ये पता चला था कि वो जो नोड्यूल है वो ऑलमोस्ट वुमेन में प्रेजेंट होता है, जिसको अपन क्रोमेटिन पॉजिटिव बोलते हैं। ओके, फिर हम देखते हैं बार बॉडी के बारे में। तो बार बॉडी क्या होता है, दिस इज ए नोड्यूल सीन इन अ कंडेंस, है ना। नोड्यूल होता है जो कि कंडेंस फॉर्म में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर में, न्यूक्लियस में, जिसको अपन सेक्स क्रोमेटिन भी बोलते हैं या फिर बार बॉडी बोलते हैं। जो कि बार बॉडी जो होता है वो बेस्ट और कहाँ साइड से हम लोग डेमोस्ट्रेट कर सकते हैं, तो बकल म्यूकोजा से, स्किन से, या फिर कार्टिलेज में भी अपन बार बॉडी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बकल स्मीयर, है ना, जो सेक्स क्रोमेटिन होता है वो अपना प्लेनो कन्वेक्स मास्क के फॉर्म में दिखता है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के इनसाइड में ये प्रेजेंट होता है। ओके, और नॉर्मली क्या लिखा है, विच आर प्रेजेंट इन 20 से 30% इन फीमेल सेल और अंडर 0 to 4% इन द मेल सेल। तो यहाँ से अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पे अपने को देखना है एविडेंस ऑफ अ सेक्स देखना है ना। ये कैसे करेंगे, जो मेल होता है वो मस्कुलर बिल्ड और स्ट्रॉन्ग स्टाउट होता है, हेयर शॉर्ट और कोर्स होता है, आईब्रो कोर्स और थिक होगा, बियर्ड मस्टेज प्रेजेंट होंगे, प्यूबिक हेयर जो होता है वो कोर्स थिक और एक्सटेंड होता है अप टू एपेक्स या फिर अम्बलाइकस तक। वेयर फीमेल में जो होता है वो मसल होता है वो लेस मस्कुलर हो जाएगा, स्काल्प हेयर लॉन्ग और फाइन होता है, आईब्रो फाइन और थिन होता है, बियर्ड मस्टेज एब्सेंट होगा, और जो प्यूबिक हेयर होता है वो भी थिन फाइन होता है, बट ये एक्सटेंड नहीं होता है, ट्रायंगुलर शेप में होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसका। ओके, फिर देखेंगे हाई प्रोबेबल एविडेंस ऑफ द सेक्स, है ना। तो मेल में क्या होगा, ब्रेस्ट डेवलप्ड नहीं होगा, है ना, और सबक्यूटेनियस फैट लेस अमाउंट में रहेगा, सर्विक्स वेजाइना एब्सेंट रहेगा, और पेनिस प्रेजेंट होगा। वहीं पे फीमेल में जो ब्रेस्ट होता है वो वेल डेवलप होता है आफ्टर प्यूबर्टी, और सबक्यूटेनियस फेस प्रेजेंट होगा, सर्विक्स वेजाइना प्रेजेंट होगा, पेनिस एब्सेंट होगा। ओके, पॉजिटिव एविडेंस क्या होता है सेक्स के लिए, अगर ओवेरी फॉलिपियन ट्यूब और यूटेरस प्रेजेंट है तो वो फीमेल के अंदर इंक्लूड होंगे, वेरस स्क्रोटम टेस्टिस प्रोस्टेट सेमिनल वेसिकल प्रेजेंट है तो वो मेल के अंदर इंक्लूड होंगे। ओके, फिर अपन को देखना है वहाँ पे अभी हमने क्या देखा था, बार बॉडी देखा था कि वो क्या होता है, बार बॉडी नोड्यूल के फॉर्म में प्रेजेंट होता है इनसाइड द न्यूक्लियस, है ना। अब हम लोग क्या देखेंगे, डेविडसन बॉडी होता है, ये न्यूट्रोफिल में प्रेजेंट हो जाएगा, है ना। द सेक्स क्रोमेटिन इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियर लोब एंड रिसेंबल एज ए ड्रम स्टिक रिसेंबल करेगा, इसको अपन डेविडसन बॉडी बोलते हैं। पेरिफेरल स्मीयर में ये इजीली शो होता है, एटलीस्ट 6% सेल में ये प्रेजेंट होता है फीमेल में। और जो लास्ट मेथड होता है वो अपना क्या होता है, गोनेडल बायोप्सी होगा, जो कि सेक्स आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है ना। हम लोग क्या करेंगे, सिंपल एक टिश्यू का बायोप्सी लेकर के उसको आइडेंटिफाई करेंगे। फिर है कॉन्सिल्ड सेक्स क्या होता है, तो कोई भी पर्सन अगर कुछ क्राइम करता है या फिर सिंपली अगर अपना सेक्स को छिपाता है, लाइक मेल जो है वो फीमेल ड्रेस पहन के अपना अपोजिट सेक्स का ड्रेस पहनना, है ना। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए अपन क्या करेंगे, अनड्रेसिंग करके सेक्स का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। फिर
देखेंगे इंटरसेक्स क्या होता है, कैसे क्लासीफाई करेंगे, है ना। तो सब, और ट्रू हर्माफ्रोडाइट क्या होता है, इंटरसेक्स क्या होता है, ये क्या है, डिसऑर्डर ऑफ द सेक्सुअल डिफरेंशिएशन है ना। अगर नॉर्मली तो मेल या फीमेल होते हैं, बट अगर अदर देन डेट है तो उसको अपन इंटरसेक्स में इंक्लूड करते हैं। इसको इंटरमिंगलिंग ऑफ द सेक्सुअल कैरेक्टर ऑफ बोथ द सेक्सेस, है ना, इंटरमिंगलिंग बोलते हैं। फिजिकल रिप्रोडक्टिव और सेक्सुअल बिहेवियर बेसिस में इसको आइडेंटिफाई करेंगे। सेक्सुअल डिफरेंशिएशन इट इज़ क्या होता है, ये सिक्वेंशनल और ऑर्डर प्रोसेस होता है सेक्सुअल डिफरेंशिएशन, है ना। क्रोमोसोमल सेक्स एस्टेब्लिशमेंट एट द मोमेंट ऑफ फर्टिलाइजेशन डिटरमाइन करता है कि वो जो गोनाडल का सेक्स को डिटरमाइन करता है, और आगे जा करके वो कौन सा फिनोटिपिक डेवलपमेंट होगा वो डिसाइड करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरसेक्स देखते हैं, अगर डिसऑर्डर ऑफ द क्रोमोसोमल सेक्स में डिसऑर्डर है, या फिर गोनाडल सेक्स में डिसऑर्डर है, या फिनोटिपिक डिसऑर्डर है ना। तो अगर क्रोमोसोमल के अकॉर्डिंग दो होता है, क्लिनफिल्टर टर्नर, और गोनाडल के अकॉर्डिंग दो हो सकता है, या तो प्योर गोनाडल डिसजेनेसिस, गोनाडल एजेनेसिस, है ना। और थर्ड होता है, अगर फिनोटिपिक बोले तो ट्रू हर्माफ्रोडाइट और सेडो हर्माफ्रोडाइट होता है। ओके, पहला देखते हैं अपन क्लिनफिल्टर सिंड्रोम, इसको मेन हाइपोगोनेटिज्म बोलते हैं, है ना। 47XXY इसमें क्रोमोसोम पैटर्न होता है, ये रिमेंबर, ये 47XXY होता है। ओके, इंसिडेंस होता है 1 आउट ऑफ 850 लाइव बर्थ होता है। कॉमनेस्ट कॉस्ट क्या होता है इसका, हाइपोगोनेटिज्म होता है मेल में। और कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर क्या हो जाएंगे इसमें, एबनॉर्मल लॉन्ग लेग और अपर लिम हो जाएगा, स्मॉल एट्रोपिक टेस्टिस प्रेजेंट होगा, स्मॉल पेनिस हो जाएगा, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर प्रॉपरली डेवलप नहीं होगा, और डिपनिंग ऑफ द, जैसे कि डिपनिंग ऑफ वॉइस, ब्रेड, मस्टेच, ये सारी चीज़ प्रेजेंट नहीं होंगे। गाइनोकोमेस्टिया जो होता है यूजुअली देखने मिलता है, एसोसिएटेड विद द मेंटल रिटार्डेशन भी हो जाएगा, मेल का इनफर्टिलिटी कराता है। वहीं पे टर्नर सिंड्रोम पे देखेंगे तो उसको फीमेल हाइपोगोनेटिज्म बोलेंगे। इसमें क्या हो जाएगा, 5+X होता है। रिमेंबर कि टर्नर सिंड्रोम होता है उसमें 45XO होगा, और जो क्लीन फिल्टर होता है उसमें 47+XXY होता है। ओके, फिर है हमारा नेक्स्ट है, हाँ, तो टर्नर सिंड्रोम जो होता है ये इसका क्रोमोसोम नंबर हो गया। मोस्ट कॉमन सेक्सुअल क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी होता है फीमेल में। इसमें क्या होता है, लो पोस्टीरियर हेयर लाइन प्रेजेंट होगा, वेविंग ऑफ द नेक, ब्रॉड चेस्ट, क्यूबिटस वल्गस, पिगमेंटेड नेवी, और पेरिफेरल लिम्फ इडिमा प्रेजेंट होता है। कोऑक्टेशन ऑफ एओर्टा प्रेजेंट होगा, प्राइमरी एमिनोरिया भी होता है। ओके, फिर देखेंगे डिसऑर्डर ऑफ द गोनाडल सेक्स, प्राइमरी होता है और गोनाडल एजेनेसिस होता है। प्राइमरी गोनाडल डिसजेनेसिस में क्या हो जाएगा, डिफेक्टिव इम्प्रॉपर डेवलपमेंट, गोनाड इसमें प्रॉपरली डेवलप नहीं होगा, और गोनाडल एजेनेसिस में टोटली वो अब्सेंट होगा, है ना। इसमें डेवलपमेंटल डिफेक्ट इसमें अब्सेंट रहेगा। ओके, डिसऑर्डर ऑफ द फिनोटिपिक में देखेंगे हर्माफ्रोडाइट क्या होता है, को एक्जिस्टेंस ऑफ द सेक्सुअल कैरेक्टर, बोथ मेल फीमेल दोनों का कैरेक्टर होगा। ट्रू हर्माफ्रोडाइट क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ बोथ ओवेरी और टेस्टिस भी इसमें दोनों प्रेजेंट रहेगा, है ना, ट्रू हर्माफ्रोडाइट में। बट ये एक्सट्रीमली रियल होता है, इस कंडीशन को में अपन ओवोटेस्टिस बोलते हैं, जिसमें क्रोमोसोम कैरियोटाइपिंग जो होता है वो 46XX होता है 50% केस में, या तो फिर 46XY भी होता है 25% केस में। सेडो हर्माफ्रोडाइट क्या होता है, इन मेल और फीमेल, फीमेल अगर सेडो हर्माफ्रोडाइट है तो इसमें क्या हो जाएगा, जो क्रोमोसोमल पैटर्न है 46XX होगा, डेवलपमेंट ऑफ गोनाड के फॉर्म में ओवेरी होगा, इंटरनल जेनिटिलिया नॉर्मल होगा, है ना। बट जो एक्सटर्नल है वो विरलाइज हो जाएगा या फिर एम्बेगिसियस होगा। और बेसिक ऑफ दिस डिसऑर्डर इज एक्सेसिव और इनअप्रोप्रिएट एक्सपोजर टू एंड्रोजन, है ना, एंड्रोजन की कमी से होता है। फिर एक्सेसिव ज़्यादा एंड्रोजन अगर एक्सपोजर होता है वो रीज़न होता है। और मेल सेडो हर्माफ्रोडाइट में क्या होगा, कम्प्लीटली फेमिनाइन कैरेक्टर शो करेगा, बट जो एक्सटर्नल जेनेटेरिया होगा वो कम्प्लीटली फेमिनाइन भी हो सकता है। कॉमन का क्या है, सेम रीज़न है, डिफेक्टिव विरिलाइजेशन ऑफ द मेल एम्ब्रियो। फिर अपन हाउ टू डिटरमाइन द सेक्स इन द डेड या फिर डिकम्पोज बॉडी में क्रोगमैन एक्यूरेसी क्या होता है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग अगर कोई भी डिकम्पोज बॉडी मिलता है तो हम चेक करेंगे कि उसमें सर्विक्स, फॉलोपियन ट्यूब या ओवेरी प्रेजेंट है कि नहीं, फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सेक्स। क्योंकि लास्ट ऑर्गन जो प्यूट्रीफाई होता है वो मतलब कि सड़ना बोल सकते हैं, वो मेल में प्रोस्टेट होता है और फीमेल में यूटेरस होता है। ओके, फिर क्या है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के बेसिस से भी हम अपन आइडेंटिफाई करने का ट्राई करेंगे। सेक्स फ्रॉम द स्केलेटल रिमेन, फॉर ए ट्रेंड फॉरेंसिक पैथोलॉजिस्ट इट इज सेल्डम टू पोजेस ए प्रॉब्लम टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ एन स्केलेटल रिमेन, है ना। तो इसका एक्यूरेसी डिपेंड करता है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, क्रॉगमैन डिग्री ऑफ द एक्यूरेसी। अगर अपने को कंप्लीट ऑल सारा स्केलेटल बोन अगर वहाँ पे कंप्लीट अवेलेबल है तो वहाँ पे 100% एक्यूरेसी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर सिर्फ वहाँ पे अलॉन पेल्विक प्रेजेंट है तो 95% चांस है एक्यूरेसी का, और अगर सिर्फ स्कल प्रेजेंट है तो 90% है। अगर पेल्विक और स्कल दोनों बोन प्रेजेंट है तो वहाँ पे 98% प्रोबेबिलिटी है कि अपन करेक्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर सेक्स डिफ्रेंशिएटिंग भी एक इंपॉर्टेंट फीचर है, बट वो आफ्टर प्यूबर्टी अपन यूज़ कर सकते हैं, है ना।
जो पेल्विक बोन होता है वो बेस्ट किस लिए बना होता है, ताकि डिलीवरी के लिए डिज़ाइन किया गया होता है। तो प्यूबर्टी के बाद इसको अपन इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि जो ग्रेटर सिएटिक नर्व्स होता है स्मॉल, नैरो और डीप होता है, मेल में वी शेप का होता है, वेरस फीमेल में वो लार्ज, वाइड और सेलो यू शेप का होता है ना। तो सिएटिक नोज इंडेक्स से भी अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और बहुत सारे रीजन हैं जिसके बोन होते हैं जिनके हेल्प से अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर है अपना प्रीऑरिकुलर सर्कस होता है, उसके अटैचमेंट से भी अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये जो होता है फीमेल में ब्रॉड और डीप होता है और फ्रिक्वेंटली सीन होता है ना। ओके, फिर क्या है, सेक्स डिफरेंस इन द मॉर्फोलॉजी ऑफ द स्कल एंड द मैंडिबल भी के थ्रू भी अपन कर सकते हैं। जैसे लॉन्ग बोल होता है तो उसमें अपन मेडलरी इंडेक्स से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, स्टर्नम और रिब्स के थ्रू भी कर सकते हैं, बट ये लेस रिलायबल होता है। तो अपन प्राइमरीली स्कल, पेल्विक या फिर मेडिबल बोन को फॉलो करते हैं, है ना। तो मेडुलरी इंडेक्स के थ्रू अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जो मेडुलरी इंडेक्स क्या होता है, तो डायमीटर ऑफ द मेडुला डिवाइडेड बाय द होल बोन मल्टीप्लाइड बाय 100 करते हैं अपन, है ना। इसी सबको क्या बोलते हैं, जो एंथ्रोपोमेट्री क्या होता है, स्टडी ऑफ द मेजरमेंट ऑफ वेरियस बॉडी पार्ट इस कॉल्ड मेजरमेंट को अपन क्या बोलते हैं, एंथ्रोपोमेट्री बोलते हैं। फिर देखते हैं स्ट्रेचर के बारे में। तो स्ट्रेचर क्या होता है, और एस्टिमेशन ऑफ द स्ट्रेचर इन द इंडिविजुअल फॉर ए लॉन्ग बोन के केस में क्या उसका सिग्निफिकेंस है। तो एस्टिमेशन ऑफ द स्ट्रेचर और द हाइट ऑफ ए पर्सन इज सब्जेक्टेड टू वेरिएशन ड्यूरिंग द लाइफ, मस्कुलर रिलैक्सेशन एंड द इलास्टिसिटी ऑफ द इंटरवर्टिब्रल के ऊपर डिपेंड करेगा। ओके, फिर जेनेटिक फैक्टर और न्यूट्रिशनल फैक्टर के ऊपर भी ये डिपेंड करता है, और सेकेंडरी ओसिफिकेशन सेंटर के बोन के ऊपर, क्योंकि देखो अब आफ्टर द नॉर्मली क्या होता है, अप टू 18 to 21, 18 से 21 साल तक जो बोन का मैक्सिमम जो फ्यूज़न होना होता है ओसिफिकेशन सेंटर का वो हो जाता है, इसीलिए 21 ईयर के बाद हाइट ग्रो नहीं करता, और आफ्टर 35 ईयर ये डिक्रीज होता है। रीज़न ये है कि बोन में डिजेनरेटिव चेंजेस होते हैं, है ना। तो इसको अपन मेजर कैसे करेंगे, बोन के अगर अपने पास अवेलेबल तो हिबर्न ओस्टियोमेट्रिक्स बोर्ड से अपन इसको मेजर करते हैं। लाइक अगर अपने को क्या लिखा है, अप्रोक्स जो हाइट को अगर फाइंड करना है तो 2 into द आर्म ऑफ द 2 into लेंथ ऑफ आर्म प्लस 34 सेंटीमीटर, या फिर 2 into लेंथ ऑफ वर्टेक्स टू प्यूबिक सिम्फिसिस, या 8 into हाइट ऑफ स्कल विद द मैंडिबल। ये नॉर्मल एक इंडिविजुअल का हाइट होता है। ओके, फिर अपन को एस्टिमेट करना है एज का, है ना। तो इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो क्या क्वेश्चन है कि एस्टिमेट द एज ऑफ एन इंडिविजुअल, एप्लीकेशन ऑफ द रेडियोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन एंड द इरप्शन ऑफ द टीथ और मिस्ड इडेंटिफिकेशन क्या होता है, ये क्वेश्चन देखते हैं। फिर क्या है अपना जनरल फिजिकल डेवलपमेंट देखेंगे, है ना। टीथ के बारे में देखेंगे, ओसिफिकेशन सेंटर, या फिर अपना सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के थ्रू भी अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर एज रिलेटेड चेंज देखेंगे, इसमें डिजेनरेटिव चेंज होते हैं कुछ। ओके, पहले देखते हैं एज इन द इंट्रायूट्राइन लाइफ, तो उसको अपन मेजर करते हैं रूल ऑफ हेसे से। सिंपल सा रूल ये होता है कि अगर वो लेस देन 5 मंथ है ना, तो जो भी हाइट होगा लाइक 9 सेंटीमीटर, तो उसको अपन रूट कर देंगे, तो वो जो 3 होगा वो उसका मंथ को शो करेगा। अगर वो मोर देन 5 मंथ है तो उस केस में जो भी उनका हाइट होगा लाइक 35 सेंटीमीटर है, तो उसको जो भी हाइट होगा उसको 5 से डिवाइड कर देंगे, तो वो हमारा होता है रूल ऑफ हेसे होता है। ओके, फिर अगर अपने को एज डिटरमाइन करना है 25 ईयर, है ना, एज इन द चिल्ड्रन और अंडर 25 ईयर, तो वहाँ पे कैसे कर सकते हैं। सिंपली अगर अपने पास रिलेवेबल डॉक्यूमेंट है लाइक बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल सर्टिफिकेट, है ना, तो उन सबको अगर अब कोई केस होता है उस केस में हम लोग ये जो बर्थ सर्टिफिकेट इन सब सर्टिफिकेट से डिटरमाइन नहीं करेंगे। इसको अपन कैसे डिटरमाइन करेंगे, बाय द हेल्प ऑफ डॉक्टर और मेडिकल फैक्ट, जो भी अपने को रिलायबल वहाँ से सोर्स इन्फॉर्मेशन मिलता है उसके अकॉर्डिंग अपन जज करेंगे। ओके, नेक्स्ट थिंग इज द एस्टिमेट द एज बिलो द 25 कैसे करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, डेंटल एग्जामिनेशन, रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन में ओसिफिकेशन सेंटर चेक कर सकते हैं। फिर फिजिकल एग्जामिनेशन या सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में देख सकते हैं उनका हाइट, बिल्ट, ये है ना, या फिर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, एक्सिलरी और द प्यूबिक हेयर के थ्रू भी अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ डाटा गिवन है, लाइक जो प्यूबिक हेयर होता है मेल में 13 to 15 ईयर में प्रेजेंट होगा, एक्सिलरी हेयर 14 to 16 ईयर, ब्रेड और मस्टेच 15 to 17 ईयर, और बाकी बॉडी पार्ट में हेयर जो होता है वो 17 to 20 ईयर में प्रेजेंट हो जाता है। और जो हेयर का ग्रेइंग होता है वो स्काल्प में 40 ईयर में होता है ना, और प्यूबिक हेयर में 55 ईयर में, और जो बाल्डनेस होता है वो आफ्टर 40 ईयर होता है, बट नॉट रिलायबल है ये दोनों, है ना। ओके, सेम चीज़ फीमेल में क्या होता है, सिंपल सा अगर याद रखना है तो 1 से 2 साल पहले होगा, और जो ब्रेड और मस्टेच फीमेल में एब्सेंट हो जाएगा, हेयर ऑन अदर पार्ट नॉर्मली एब्सेंट रहता है। ओके, फिर डेंटिशन देखते हैं तो नॉर्मली मेल में क्या होता है, 2 सेट ऑफ टीथ प्रेजेंट होते हैं जिसको अपन टेम्पररी और परमानेंट बोलते हैं, है ना। तो टेम्पररी 20 होगा, परमानेंट जो होता है वो टोटल 32 होता है। जो लास्ट में जो फाइनली लास्ट जो 4 ग्रो करते हैं उसको अपन क्या बोलेंगे, लास्ट जो टीथ ग्रो करता है उसको अपन सक्सेसिव। ओके,
अगर पहले से वहाँ पे टीथ प्रेजेंट है ना, वो अगर टूट जाता है उसके बाद उसके रिप्लेसमेंट में अगर नया टीथ ग्रो करता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सक्सेसिव टीथ। वेरएस कोई ऐसा साइड जैसे कि अपना लार्ज होता है मोलर टीथ, मोलर में नॉर्मली एक बार ग्रो करता है, वो थ्रू आउट लाइफ टाइम से प्रेजेंट होता है, जो कि आफ्टर लेटर एज में प्रेजेंट होता है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, सुपरा एडेड टीथ बोल देंगे, है ना। ये टीथ जो होता है एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फॉलो करता है ग्रोथ के लिए। बर्थ के टाइम पे क्या होता है, टोटल 44 जम टीथ प्रेजेंट होते हैं, है ना, 20+24 के फॉर्म में। और बाय द एज ऑफ 20 टीथ प्रेजेंट होंगे। बाय द एज ऑफ 7 to 6 ईयर 24 टीथ प्रेजेंट होंगे। एंड अप टू द एज ऑफ 6 to 12 ईयर नॉर्मली 24 टीथ प्रेजेंट हो जाएगा। ओके, फिर जो होता है बाय द एंड ऑफ द 12 ईयर टोटल नंबर ऑफ टीथ अपने जो 24 होंगे वो सारे परमानेंट हो जाएंगे, और अप टू 14 ईयर 28 टीथ प्रेजेंट होगा। जो थर्ड मोलर होता है लास्ट वाले, वो इरप्ट होते हैं 17 to 25 ईयर के एज में। ओके, यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है कि द रूट फॉर्मेशन जो होता है 2 to more ईयर होता है, एंड आफ्टर द इरप्शन ऑफ द टीथ इन द ओरल कैविटी एंड इज 3 ईयर फॉर द थर्ड मोलर फॉर द कंप्लीशन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द रूट। ओके, फिर रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन से अपन अपीयरेंस ऑफ फ्यूजन्स देख सकते हैं सेकेंडरी ऑसिफिकेशन का, है ना। एट द 11 to 12 वीक ऑफ द इंट्रायूट्राइन लाइफ नॉर्मली क्या होता है 806 ओसिफिकेशन सेंटर होता है। एट द टाइम ऑफ एट बर्थ के टाइम पे 450 ओसिफिकेशन सेंटर होता है एंड 206 बोन होते हैं, है ना। आफ्टर बर्थ क्या होगा, ग्रोथ ऑफ जो बोन होगा डिपेंड करेगा सेकेंडरी ओसिफिकेशन सेंटर के ऊपर, है ना। बोन ग्रोथ कंप्लीट हो जाएगा बाय द फ्यूजन ऑफ द शाफ्ट एंड ossification center. The appearance and the fusion of the secondary ossification center have a sequence, इसका एक फिक्स सीक्वेंस होता है, टाइम पीरियड होता है ना, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फॉलो करता है। ओके, नेक्स्ट थिंग इज अगर एडल्ट में देखेंगे, अगर ओवर द 25 ईयर है तो वहाँ पे एज डिटरमाइन करना डिफिकल्ट होता है, तो उस केस में जो भी एक्यूरेसी होता है वो +- 5 ईयर का होता है ना। और जो क्लोजर ऑफ द स्कल सूचर के बेसिस पे अपन करते हैं, जो कि रिलायबल होता है अप टू 45 ईयर तक। एंड जो भी चेंज होता है आर्टिकुलर सरफेस में प्यूबिक सिम्फाइसिस के, तो उसको अपन कंसीडर करते हैं बियॉन्ड द एज ऑफ 25 ईयर। ये इंडिकेटर है बट नॉट एग्जैक्ट रिलायबल और यूजफुल इंडिकेटर, है ना। फिर देखते हैं फॉरेंसिक ओडेंटोलॉजी का होता है ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस, डील विद द पर्टेनिंग और, है ना, डेंटल से रिलेटेड होता है। एज फिंगरप्रिंट क्या होता है, ईच इंडिविजुअल, हर इंडिविजुअल का डिफरेंट टीथ का भी पैटर्न होता है। ओके, इस पर यूज़ कब होता है, लाइक इन डिजास्टर, है ना, या एंटीमॉर्टम रिकॉर्ड अवेलेबल अगर होता है तो अपन उसको मैच कर सकते हैं, या फिर क्रिमिनल केस में भी एक्यूज के साथ कंपेयर करने में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर हम लोग देखते हैं पामर नोटेशन क्या होता है। तो सिंपल सा ये जो नोटेशन है टीथ का रिप्रेजेंटेशन है, इसको अपन पामर नोटेशन बोलते हैं। जो एबीआई होता है फेडरेशन डेंटनर इंटरनेशनल सिस्टम, ये होता है थोड़ा मॉडिफाइड फॉर्म होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, नंबर को असाइन करेंगे। ये अपना वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है परमानेंट टीथ और टेम्परेरी टीथ के लिए एफडीआई के अकॉर्डिंग। ओके, फिर देखेंगे यहाँ पे डेंटल चार्ट में क्या होता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ, है ना, डेंटल चार्टिंग में फाइनली अपन को क्या चीज़ रिप्रेजेंट करेंगे, एक्सट्रैक्शन ऑफ टूथ, फिलिंग ऑफ टूथ, मिसिंग टूथ, आर्टिफिशियल टूथ, ब्रोकन टूथ, क्राउन टूथ, पैथोलॉजिकल कंडीशन और कोई भी आर्टिफिशियल डिनेचर हुआ है, वो सारी चीज़ को अपन रिप्रेजेंट करते हैं। फिर देखना है सिग्निफिकेंस ऑफ द बाइट मार्क, क्या क्या सिग्निफिकेंस होता है बाइट मार्क का, है ना। तो इट कैन बी प्रेजेंटेड ऑन अ लिविंग इंडिविजुअल, डेड बॉडी में प्रेजेंट हो सकता है। ह्यूमन बाइट मार्क है तो उसको अपन को हैंड लेंस के थ्रू प्रॉपरली देखना होगा, जैसे मर्डर या फिर सेक्सुअल असल्ट में ये इसका इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस होता है। और वहाँ पे बाइट मार्क कास्ट या फिर जो भी फूड इंटेक किए थे उसका कुछ रिमिनेंट पार्ट भी वहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं, है ना। इससे अपन मोटिव को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लाइक अगर ब्रेस्ट में अगर बाइट मार्क है तो वो प्रोबेबली सेक्सुअल असल्ट का केस हो सकता है। द एक्सटेंट ऑफ द ब्रूइसिंग ऑल्सो गिव एन आइडिया अबाउट द इंटेंशन ऑफ द बाइट, है ना। तो ब्रूसिंग भी इन्फॉर्म कर सकता है। नेक्स्ट होता है गुस्टप्सन मेथड। क्या होता है गुस्टप्सन मेथड की आइडेंटिफाई टीथ के कुछ प्रॉपर्टी के थ्रू उनको आइडेंटिफाई करना। क्या लिखा है, इट इज़ मेथड यूजफुल फॉर एस्टिमेटिंग द एज ऑफ एन इंडिविजुअल आफ्टर 25 ईयर। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है ना, आफ्टर 25 ईयर बाय द कुछ भी जो भी टीथ में डिजेनरेटिव चेंज हुए हैं उनमें होता है। इसको अपन डेथ में यूज़ करते हैं। बस एक प्रॉपर्टी होता है एट्रिशन, जिसको अपन लाइव इंडिविजुअल में, लिविंग इंडिविजुअल में यूज़ कर सकते हैं, बट इसका लेस रिलायबल होता है। रिमेंबर रखने का ये निमोनिक है APS RTC, है ना। तो FR क्या होता है, एट्रिशन, मतलब कि सिंपल सी बात है, जो भी वियर ट्रियर अपने को टीथ के ऑक्लूजल सरफेस में देखने मिलेगा उसको एट्रिशन बोलते हैं। पैराडोंटोसिस मतलब कि जो गम का मार्जिन होता है वो लूजनिंग होता है टाइम के साथ, तो उसके अकॉर्डिंग उसको अपन पैराडेंटिसिस बोलेंगे। सेकेंडरी डेंटिशन में क्या होता है, जैसा इसका नाम है डेंटिशन, तो इसमें क्या हो जाएगा, जो पल्प होता है ना, ये अगर टीथ है, ओके, तो इस वाले पार्ट में क्या हो जाता है, इसको पल्प बोलते हैं। तो यहाँ पे डेंटाइन का एक्यूमुलेशन को, डिपोजिशन को अपन चेक करेंगे। और रूट रिजॉर्प्शन में
एजिंग देखेंगे, है ना, टूथ का फॉलिंग देखेंगे, और ट्रांसपेरेंसी वाले में टूथ का ट्रांसपेरेंसी देखेंगे रूट लेवल पे, और सीमेंटम एपोजिशन में एक्युमुलेशन ऑफ सीमेंट देखते हैं एट द रूट ऑफ द टीथ। अमॉन्ग द अबव क्राइटेरिया जो बेस्ट अपना रिलायबल है वो होता है ट्रांसपेरेंसी, है ना, ये रिमेंबर याद रखना है कि ट्रांसपेरेंसी ऑफ द डेंटिन एट द रूट लेवल, कि डेंटिन कितना प्रेजेंट है रूट लेवल पे। ओके, नेक्स्ट क्या ये सारे को अपन यूज़ करते हैं एज के एस्टिमेशन में। इन एडिशन टू दिस इंक्रीमेंटल लाइन भी उसमें प्रेजेंट होता है, जो कि एज के साथ इंक्रीज होते जाता है नंबर में, तो उसके मदद से भी अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस देखते हैं एज का। तो 1 वीक में क्या होता है, एम्ब्रियो फॉर्म हो जाएगा। अगर 12 वीक कंप्लीट हो गया तो उससे पहले उसके बाद एक डॉक्टर का अगर विद इन अप टू 12 वीक अपने को अबॉर्ट करना है तो एक डॉक्टर का प्रेजेंस ज़रूरी है। वेरस अगर 2 वीक से ज़्यादा का अगर अबॉर्ट करना है, 2 वीक तक अबॉर्ट करना है तो 2 डॉक्टर का होना ज़रूरी है। 210 डेज़ का सिग्निफिकेंस ये है कि बेबी तब तक विएबल हो जाता है, और 10 ल्यूनर मंथ मतलब कि बेबी फुल टर्म है। 1 ईयर में तब को इन्फेंट बोलते हैं, तो अगर किल कर देंगे तो इन्फेंटिसाइड। 5 ईयर का सिग्निफिकेंस में ये रिकेज ऑफ द ट्रेन होता है, और 7 ईयर में बिलो दिस एज अगर 7 ईयर से कम का बच्चा है तो उसको अपन क्रिमिनली रिस्पॉन्सिबल नहीं मानेंगे। और 7 से अगर 12 साल का है तो वहाँ पे चाइल्ड हैज़ अटेन द सफिशिएंट मेंटल मैच्योरिटी, है ना, और वहाँ पे वो कॉन्सिक्वेंस को समझ सकता है, तो चाइल्ड के पास क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट हो जाता है। ओके, और 10 ईयर तक में अगर किडनैपिंग का केस मतलब होता है तो उसको बोल सकते हैं। और 12 ईयर में एज ऑफ द क्रिमिनल लिएबिलिटी अबव 12 ईयर इज क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑल एक्ट कमिटेड, है ना। 12 के बाद अगर कुछ क्राइम करता है तो उसको प्रॉपरली कमिट उससे खुद से कमिट किया ऐसा मान सकते हैं। कंसर्न कैन बी गिवन फॉर द सिंपल प्रोसीजर, है ना, और 12 ईयर तक का है तो वो कंसर्न भी दे सकता है। 14 ईयर है तो वो एज ए एम्प्लॉयड चाइल्ड लेबर के अंदर इंक्लूड नहीं होगा, काम कर सकता है फैक्ट्री में बट डे टाइम में ही काम करेगा। और 15 ईयर में होता है कि वो अगर कोई लड़की है और वो अगर 15 ईयर तक की है तो इवन वो वाइफ भी है फिर भी कंसर्न के साथ अगर उसको इंटरकोर्स होता है तो उसको अपन रेप के अंदर इंक्लूड करेंगे। और पर्सन अगर मेल में अगर 15 ईयर है तो उसको एज एडल्ट वो फैक्ट्री पे काम कर सकता है। 16 ईयर्स होता है के बाद फीमेल जो है वो वैलिड कंसर्न दे सकती है सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए। 18 ईयर में मेजोरिटी अटेन हो जाएगा। किडनैपिंग को अपन किडनैपिंग नहीं मानेंगे। एंड मिनिमम परमिसेबल एज होता है मैरिज फॉर द गर्ल्स के लिए, कंसर्न दे सकते हैं, वोटिंग कर सकते हैं और अपने वैलिड विल बना सकते हैं। यहाँ पे 2 वर्ड है, टेस्टामेंटरी कैपेसिटी और कंपोस्टमेंटरी। टेस्टामेंटरी कैपेसिटी मतलब होता है कि वैलिड विल बनाना, कि मतलब अपने इच्छा अनुसार अपने खुद के सेंस से बता सकना, कि अपने खुद का डिसीजन दे सकना, है ना। और वहीं पे कंपोस्टमेंटरी मतलब होता है कि वो पर्सन अब मेंटली प्रॉपरली साउंड हम बोल सकते हैं, उसको कंपोस्टमेंटरी बोलते हैं। 21 ईयर का सिग्निफिकेंस है कि गाइडेंस ऑफ द कोर्ट अटेन मेजोरिटी, और मिनिमम मैरिज एज होता है बॉयज़ के लिए। जुवेनाइल ऑफेंडर जो है वो बॉस्टल स्कूल में रुक सकता है। और इम्पोर्टिंग ए गर्ल अगर 21 ईयर के बिलो एज के गर्ल्स को अगर इंपोर्ट करते हैं अदर कंट्री उसको किडनैपिंग पे इंक्लूड किया जाएगा। 25 ईयर होता है मिनिमम एज फॉर इलेक्शन। 35 ईयर होता है प्रेसिडेंट एंड फॉर वाइस प्रेसिडेंट। एंड 60 ईयर होता है एज अ सीनियर सिटीजन और एज ऑफ रिटायरमेंट के लिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डक्टाइलोग्राफी, जिसको गाल्टन सिस्टम में फिंगर प्रिंटिंग भी बोलते हैं। तो ये क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द इंडिविजुअल बेस्ड ऑन द फिंगरप्रिंट, है ना। जे हर्सल ने इसको आइडेंटिफाई किया था, लेटर उसको फ्रैंकिस गाल्टन ने फर्दर इसको ऑर्गेनाइज अरेंज फॉर्म में प्रेजेंट किया था। फर्स्ट केस जो है वो अर्जेंटीना में आया था 1892 में। प्रिंसिपल ये होता है कि जो हमारा स्किन कवर करता है थंब के बॉल वाले पार्ट को, है ना, उसमें एपिडर्मिस एपिडर्मल रिज प्रेजेंट होता है, जो कि डर्मिस एपिडर्मिस दोनों लेयर में प्रेजेंट होता है ना। ये इंट्रा यूट्राइन लाइफ में फॉर्म होना स्टार्ट होता है। ये हाईली इंडिविजुअल होता है। इवन मोनोजाइगोटिक ट्विग में क्लासिफिकेशन ये 4 टाइप का होगा, लूप, रोल, आर्क और कंपोजिट्स। लूप जो होता है वो 67%, रोल 25%, आर्क 6 to 7%, कंपोजिट होता है 1 to 2% होता है। आइडेंटिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द, है ना, काउंटिंग ऑफ द रीच के अकॉर्डिंग हम लोग करते हैं कि उसमें कोर और डेल्टा के बीच में कितने रीच प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग करेंगे। यहाँ पे और कुछ डिटेल लाइक फिंगर्स के थंब के बॉल में कि रीच एंडिंग बाई फर्गसन्स पर फॉर्मेशन, डॉट टेक फॉर्मेशन, ब्रोकन रीच और शॉर्ट रीच, ये सबको अपन कंपेयर करते हैं, है ना। और ये सबको डाटाबेस से कंपेयर करते हैं। अगर 16 to 20 पॉइंट मैच हो जाता है तो उसको अपन सेम मानते हैं। बट अभी कंप्यूटर ऑटोमेटिक सिस्टम के थ्रू एट ए टाइम अपन हंड्रेड्स ऑफ द पॉइंट को अपन कंपैरिजन कर सकते हैं। ये कुछ फिंगरप्रिंट है। इस वाले सेंटर वाले पार्ट को अपन कोर बोलते हैं, और जो पेरिफेरल पार्ट होता है ना, एज वाले पार्ट, ये पार्ट को अपन डेल्टा बोलेंगे। ओके, ये हमारा क्या है, सिंपल सा है। ये आर्च हो जाएगा, और ये हम अपना लूप पैटर्न हो जाएगा, लूप पैटर्न, और ये हमारा रोल हो जाएगा। और लास्ट में जो है
जहाँ पे दोनों है तो उसको अपन मिक्स्ड बोलेंगे, है ना। ये सारे फिंगरप्रिंट है, देख लेना। फिर अब पोरोस्कोपी देखते हैं। पोरोस्कोपी में अपन क्या करते हैं, पेपिलरी रिज को, एपिडर्मिस का स्टडी करते हैं। नंबर, शेप एंड द साइज ऑफ द साइट एंड स्पोर को अपन डिटरमाइन करते हैं। इसको एडमंड लॉकार्ट ने दिया गया था। फिक्स बेटर एक्यूरेसी ऑफ आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। फिंगरप्रिंट इन द डिकम्पोज बॉडी में अगर प्यूट्रीफाई हो भी गया या फिर ड्रॉनिंग का केस है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्लविंग हो जाएगा। अगर लूजनिंग ऑफ द स्किन हो जाएगा, है ना, तो वहाँ पे क्या करेंगे, यूज टू टेक इम्प्रेशन, है ना। तो हम लोग यहाँ पे लिखा है प्रिजर्व, उसको बॉडी को पहले फॉर्मेलिन में प्रिजर्व करेंगे, उसके बाद फिंगर इंप्रेशन लेंगे, तो वहाँ पे भी अपन फिंगरप्रिंट फाइंड कर सकते हैं। फिर रिमूवल ऑफ द फिंगरप्रिंट करने के लिए क्या करते हैं, कुछ क्रिमिनल केस में फिंगर को अगर इंसाइज कर देंगे बहुत या फिर जला देंगे, उस केस में भी अपन फिंगरप्रिंट आइडेंटिफाई कर सकते हैं। या तो फिर यहाँ पे क्या लिखा है, अगर कोई मॉमिफाइड बॉडी है तो वहाँ पे अगर फिंगर संकेन हो गए तो फॉर्मेलिन इंजेक्ट करेंगे तो वो फिर से रिस्टोर हो जाएगा ओरिजिनल साइज में, वहाँ से भी फिंगरप्रिंट ऑब्टेन कर सकते हैं। क्राइम यहाँ पे देखते हैं टाइप क्या लिखा है, देयर आर द 3 टाइप ऑफ द फिंगरप्रिंट लेफ्ट ओवर, है ना। 3 क्राइम सीन में 3 टाइप के अपने को फिंगरप्रिंट देखने मिलेंगे, विजिबल, प्लास्टिक या फिर लेटेंट। विजिबल किसको बोलेंगे, जो भी क्या लिखा है, ब्लड फिंगरप्रिंट विच कंटेन विद द ब्लड, है ना। ऐसा फिंगरप्रिंट जो ब्लड, पेंट, डर्ट के थ्रू है, तो जिसमें अपन क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिंगरप्रिंट को अपन फोटोग्राफ के फॉर्म में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। बट प्लास्टिक फिंगरप्रिंट क्या होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट को टच किया लाइक सॉफ्ट चीज़, वैक्स, है ना, तो उसमें अगर फिंगरप्रिंट है तो उसको अपन प्लास्टिक फिंगरप्रिंट बोलेंगे। और जो लेटेंट होता है जिसमें डिपोजिशन ऑफ द सीपोसिस और स्वेट ग्लैंड के सिक्रेशन होते हैं, जिसको इस मेथड को अपन लिफ्टिंग भी बोलते हैं, ना, इस प्रोसेस को। ओके, फिर डर्मेटोग्लाइफिक्स क्या होता है, तो फुटप्रिंट का स्टडी करने को बोलते हैं। ये क्वाइट रिलेबल होता है, ये भी इंडिविजुअलिस्टिक होता है ना। या डर्मेटोग्लाइफिक्स मतलब होता है द रिज पैटर्न, है ना। अगर वो क्लियरली विजिबल है तो वो भी एक पॉजिटिव फैक्टर होता है आइडेंटिफाई करने में। अगर अब्सेंस है रिच पैटर्न वहाँ पे तो अपन क्या करेंगे, जो भी फुट मार्क है उसका लेंथ, विड्थ, फुट टो पेड, आर्च पैटर्न, ये सब, और एंगल ऑफ इंक्लाइजेशन को कंपेयर करेंगे सस्पेक्टेड के साथ। फिर होता है चिलियोस्कोपी, है ना। तो चिलियोस्कोपी क्या होता है, लिप प्रिंट का स्टडी करना, उसमें फरो या फिर ग्रुप्स प्रेजेंट है उनका स्टडी करना, है ना। ये 4 टाइप का होता है, लीनियर, रेक्टिलिनियर, बाइफर्केट और अनडिटरमाइंड होता है। फिर देखेंगे स्कार का सिग्निफिकेंस क्या होता है, ये एक्वायर्ड डिफेक्ट होता है स्किन पे, है ना, जो भी ये भी आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है। और क्या लिखा है, स्कार रिजल्ट फ्रॉम द रिपेयर मैकेनिज्म, है ना, रिपेयर मैकेनिज्म से फॉर्म होता है, एपिथेलियम से कवर्ड होता है, इसमें पिगमेंटेशन नहीं होता। इसके शेप, साइज, लोकेशन से भी अपन पॉजिटिव आइडेंटिफाई कर सकते हैं। स्कार सर्जिकल भी हो सकता है, किलोइड के फॉर्म में हो सकता है, बर्न, कॉन्ट्रैक्चर या फिर, है ना, ये सब के फॉर्म में हो सकता है, जो कि आइडेंटिफाई करने में अपने को हेल्प करेगा। ओके, फिर यहाँ पे मेडिकल लीगल इंपॉर्टेंस देखेंगे तो ये इंजरी को बताता है, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कि कुछ रीजन से हुआ है वो बताएगा, है ना। फेट और फेस या फिर हेड में तो वो ग्रीवियस इंजरी को बताएगा। जॉइंट में तो वो परमानेंट रेस्ट्रिक्शन कर देगा मूवमेंट का, ये भी ग्रीवियस हर्ट में आएगा, इंक्लूड होगा। और स्कार ऑन द एब्डोमेन में तो वो सिजेरियन सेक्शन डिलीवरी को शो करता है। टैटू मार्क जो होता है ये भी आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। इसको, है ना, डिज़ाइन और इम्प्रिंटेड पैटर्न में हो सकता है। इसमें क्या करते हैं, मल्टीपल स्मॉल पंचर वूंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ नीडल स्किन में। इसमें कुछ डाई यूज़ करते हैं, कॉमनली वो है कार्बन वर्मिलियन और ओकर क्रोमिक ऑक्साइड, प्रूसियन ब्लू, है ना। और ये परमानेंट नेचर में होता है, डिपेंड करेगा कि डेप्थ क्या, कितना डेप्थ है और कौन सा हमने डाई यूज़ किया हुआ है। और इसको अगर अपने को देखना है तो अपन यूवी रेड के थ्रू भी, है ना, विजिबल कर सकते हैं। या तो फिर अच्छा, एक बात यह है कि अगर जहाँ पे टैटू प्रेजेंट है तो उसके बिहाइंड में जो लिम्फ नोड है वहाँ पे भी एग्जामिन करके अपन टैटू प्रेजेंट है कि नहीं उसको देख सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं पैटर्न को। और डिकम्पोज बॉडी है तो वहाँ पे 3% का हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाल के ट्रीट करेंगे, है ना। तो उससे क्या हो जाएगा, एपिडर्मिस अगर लॉस्ट भी हो गया तो टैटू जो है अपने को एप्रिसिएट हो सकता है, क्योंकि वो डर्मिस में भी प्रेजेंट होता है। ओके, टैटू मार्क कैन बी रिमूव बाय द, उसको रिमूव करने के लिए लेजर भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, है ना। और क्या कर सकते हैं, टैटू मार्क कैन बी अल्टर या फिर सुपर इम्पोज्ड बाय द ओवर सब्सिक्वेंटली फॉर पर्पस ऑफ कंसीलमेंट, है ना। तो उसके ऊपर में भी नया टैटू बनवा सकते हैं कंसील करने के लिए केस में। फिर देखेंगे कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकता है ना, टैटू मार्क का। तो सेप्टिक इन्फ्लामेशन करा सकता है, एब्सेस, गैंग्रेन, साइफिलिस, एड्स और एरिसिपेलस, है ना, मतलब कि बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन को बोलते हैं। फिर टैटू का रिमूवल के लिए क्या कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, स्नो, कॉस्टिक सब्सटेंस यूज़ कर सकते हैं लाइक ग्लिसरीन, जिंक क्लोराइड, है ना। कंप्लीट एक्सीजन कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस, लेजर बीम, ये सब हो सकता है। मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस में डिकम्पोज बॉडी को आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर सकता है ना। इंडिविजुअल के रेस, रिलीजन, नेशनलिटी, लैंग्वेज, मेंटल मेकअप, सेक्सुअल बिहेवियर, इस सारी चीज़ को अपन इसके बेसिस में, टैटू के बेसिस में आइडेंटिफाई कर सकते हैं, है ना। अगर कोई ड्रग एडिक्टेड होगा तो उसमें अपन मल्टीपल इंजेक्शन मार्क भी अपन देख सकते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट है अपना
कि सुपर इम्पोजिशन क्या होता है। तो ये सिंपल एक टेक्निक है जिसमें अपन क्या करते हैं, कोई भी इंसान के स्कल को उनके मिसिंग फोटोग्राफ के से अपन ओवरलैप कराते हैं, उससे आइडेंटिफाई करते हैं। क्या करेंगे, अगर अपने को एक अननोन स्कल या फिर मैंडिबल मिला है ना, और कोई एक अगर मिसिंग पर्सन का फोटो है तो अपन दोनों को सुपर इम्पोज कराएंगे। ऑल द सॉफ्ट टिश्यू अटैच टू स्कल, जो भी सॉफ्ट टिश्यू अटैच रहेगा उसको पहले रिमूव कर देंगे, स्कल को मैंडिबल के साथ रख देंगे एंड फोटोग्राफ को अपन एनलार्ज कर देंगे सेम साइज का, है ना, और सेम इंक्लाइनेशन में रख लेंगे, और फोटोग्राफ और स्कल को दोनों को सुपर इम्पोज करेंगे सेम अलाइनमेंट में रख करके, है ना, और द एनाटॉमिकल लैंडमार्क को अपन कंपेयर करेंगे। अगर वो मैच हो जाता है तो प्रोबेबली चांस है कि वही इंसान हो सकता है, बट एकदम 100% ये एक्यूरेसी नहीं होती। ऑन द टेक्निक यूटिलाइज द लेज़र, इसके अभी जो मॉडर्न है उसमें अपन लेज़र यूटिलाइजिंग टेक्निक को यूज़ करते हैं, है ना। अगर सेम मॉर्फोलॉजी और सिमिलर स्कल पैटर्न है तो पॉसिबल है कि वो वही इंसान हो सकता है। ओके, फिर आई के बारे में देखते हैं, मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस आई का क्या होता है। तो आई आइडेंटिफिकेशन में भी हेल्प कर सकता है इन केस आर्टिफिशियल आई, कलर ऑफ द एरिस, स्क्विंट या फिर कैटरेक्ट के केस में। इन केस पॉइजन के केस में जैसे डायलेटेड प्यूपिल अपने को देखने मिलता है, एट्रोपिन, कैनाबिस, कोकीन, एल्कोहल, धतूरा केस में कॉन्ट्रैक्टेड प्यूपिल मिलता है, ओपियम, फिनॉल, ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड या फिर पायलोकार्पिन, बार्बिट्यूरेट के केस में। फिर होता है आर्कस सेनिलिस, क्या होता है कि जो एज्ड पर्सन होते हैं, है ना, ओल्डर एज 60 एज के अराउंड, उसमें क्या होता है सर्कुलर ग्रे कलर के ओपेक रिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है उस कोर्निया के अराउंड, उसको अपन बोलते हैं सर्कस एरकस सेनिलिस बोलते हैं, है ना। मर्करियल लेंटिस क्या होता है, हाई अगर मर्करी पॉइजनिंग में इंटीरियर लेंस कैप्सूल में अपने को देखने मिलता है। फिर है ट्रेस एविडेंस देखते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं लोकार्ड प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं। हेयर एज ए ट्रेस एविडेंस या फिर मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस देखेंगे हेयर का, है ना। तो ये क्या करता है, कनेक्ट करने में हेल्प करता है क्राइम सीन से। अपने को ये बोलता है कि सिंपली अगर कोई भी क्राइम होता है तो वहाँ पे मतलब कि जो भी क्राइम कंडक्ट कर रहा है उसमें और वहाँ पे जो भी क्राइम सीन है दोनों में कुछ सब्सटेंस जो है मटेरियल जो भी है एक्सचेंज होंगे, है ना। यहाँ पे एग्जैक्ट डेफिनेशन इसके बाद देख लेते हैं कि क्या लिखा है, ट्रेस एविडेंस और आर द मटेरियल और सब्सटेंस विच कनेक्ट द क्राइम सीन विद द प्रीडेटर एट द क्राइम, दिस इज द इम्पॉर्टेंट इन द एनी क्राइम सीन, है ना। जो नॉर्मली कॉमन चीज़ होते हैं वो क्या क्या होता है, हेयर, ब्लड, सीमेंट या फिर बॉडी फ्लूइड वहाँ पे मिल जाते हैं इनके सिंपल। ओके, फिर देखते हैं लोकार्ड प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज क्या बोलता है, व्हेन टू और मोर ऑब्जेक्ट कम इन कॉन्टेक्ट, जब दो या दो ज़्यादा ऑब्जेक्ट एक दूसरे कॉन्टेक्ट में आते हैं तो वहाँ पे एक ट्रांसफर होता है कुछ मटेरियल का, है ना, जो कि क्राइम इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करता है। स्पेशली ये सेक्सुअल ऑफेंस में इसका इंपॉर्टेंस होता है। इसी को थ्योरी ऑफ एक्सचेंज भी बोलते हैं, है ना। 0% चांस होगा कि मटेरियल एक्सचेंज नहीं होगा। हेयर को देखते हैं, हेयर के बारे में, हेयर क्या है, बायोलॉजिकल ट्रेस एविडेंस है। नॉर्मली क्या होता है, ये फॉल ऑफ हो सकता है, एवरेज पर डे नॉर्मली 50 to 100 हेयर फॉल होता है, तो प्रोबेबली आइदर वो प्लकेबल हेयर हो सकता है और एज यूजुअल नॉर्मली फॉलो करके हो सकता है, ये सारे रीजन से हो सकता है। फिर यहाँ पे देखेंगे हेयर क्या होता है, देयर एक्चुअली हेयर और सम अदर फाइबर भी हो सकता है। तो हम लोग हेयर में अगर होता है तो उसमें अपने को रूट और शाफ्ट प्रॉपरली देखने मिलेंगे, है ना, क्यूटिकल, कॉर्टेक्स, मेडुला भी देखने मिलेगा। लेकिन अगर हेयर जो है वो ह्यूमन या फिर एनिमल का है उसको आइडेंटिफाई करना है तो अपने को उसको मॉर्फोलॉजी या माइक्रोस्कोपी से अपन उसको आइडेंटिफाई करेंगे, है ना। क्राइम सीन में अपने को एनिमल हेयर भी मिल सकता है बेस्ड ऑन द एरिया, है ना। जो ह्यूमन हेयर होता है उसका जो मिडलरी इंडेक्स होता है वो 4 to 10 टाइम्स ज़्यादा होता है मेडुला वाला। मेडुला अगर अपने को मेडुला डिवाइडेड बाई टोटल हेयर को अगर करेंगे तो उस केस में 0.4 आएगा। सेम चीज़ अगर अपन एनिमल के केस में करेंगे तो वो हमारा मोर देन मतलब कि 0.5 से ज़्यादा मोर देन ग्रेटर आएगा, सिंपल सा। ओके, फिर जो यहाँ पे देखेंगे कि ये सेक्स ऑफ द पर्सन को भी डिटरमाइन करने में हेल्प करेगा। जैसा अपन देखें तो ऊपर में बार बॉडी, है ना, और हेयर रूट ऑफ द चिल्ड्रन जो होता है वो अगर एज को भी मतलब कि बच्चे का या फिर एज को भी डिटरमाइन करने में हेल्प करेगा। जो चिल्ड्रन का होता है वो क्या होता है, कॉस्टिक पोटास में डालने पे वो डिजॉल्व हो जाता है, लेकिन ओल्डर एज वालों का नहीं होता। रीज़न ये है कि उसमें एबंडेंट केराटिन होता है। और जो मॉडिफाइड एब्जॉर्प्शन इल्यूशन टेक्निक से अपन उसकी ब्लड ग्रुप भी डिटरमाइन कर सकते हैं थ्रू द हेयर, और हेयर को एग्जामिन कर सकते हैं फॉर द एविडेंस ऑफ द कोई भी की पॉइजनिंग डिजीज़ या फिर आर्सेनिक पॉइजनिंग, ऐसा कुछ ब्लीचिंग का केस है कि नहीं करके, है ना। अगर इज़ द हेयर आइडेंटिकल, अगर कभी वो आइडेंटिकल होता है विक्टिम से तो वहाँ पे भी इसका सिग्निफिकेंस होता है। और ये भी हम लोग चेक कर सकते हैं कि वो जो हेयर है वो नेचुरली फॉल हुआ या फोर्सेबली, है ना। तो अगर फोर्सेबली होगा तो वो प्लकेबल होगा, रूट उसमें अपसेंट भी हो सकता है। मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस दे सकते हैं, असॉल्ट हो गया या एक्सीडेंट, है ना, ऑफेंडर ऑफ द सेक्सुअल ऑफेंस, नेचर ऑफ द वेपन। अगर अपने को देखना है तो माइक्रोस्कोपी में देखेंगे, अगर कोई शार्प वेपन से होगा तो वो नॉर्मली, अगर ये नॉर्मल हेयर है और जो अगर शार्प वेपन से होगा तो वो अपना ऐसा कुछ कटा हुआ मिलेगा, है ना। ओके,
फिर देखेंगे सीगिंग ऑफ द हेयर अपने को देखने को मिल सकता है ना, बर्न हो गया है, और फायर आर्म इंजरी केस में अपने को सीगिंग ऑफ हेयर देखने मिलता है। फिर देखेंगे है ना, टाइम सीज डेथ भी देख सकते हैं। नॉर्मली जो हेयर होता है वो 0.4 mm पर डे ग्रो करता है फेस का। ओके, और यहाँ पे क्या लिखा है, एज ऑफ ए पर्सन कैन डिटरमाइंड बाय द हेयर ग्रोथ, की वो हेयर का कलर टेक्सचर के अकॉर्डिंग भी अपन उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हेयर से बार बॉडी या पॉइजनिंग जैसा कि होगा तो अपन केमिकल एनालिसिस के लिए भी उसको भेज सकते हैं। फिर यहाँ पे दिया है शॉर्ट नोट्स ऑन द ब्लड एज ए ट्रेस एविडेंस और प्रेसिपिटेंट टेस्ट, है ना। तो देखते हैं कि ब्लड स्टेन जो होगा अपने को क्राइम सीन में प्रेजेंट होगा फॉर द फिजिकल और केमिकल एग्जामिनेशन। 2 टेस्ट होता है, बेंजीडीन टेस्ट और फिनोल्फेथलीन, जिसको अपन कास्टलमेयर टेस्ट भी बोलते हैं, है ना। इसमें क्या करते हैं, एंजाइम पेरोक्सिडेज के प्रेजेंट में करेंगे रेड ब्लड सेल में, अगर वहाँ पे ऑक्सीडाइजेशन हो रहा है कि नहीं उसके अकॉर्डिंग अपन आइडेंटिफाई करते हैं ब्लड को। फिर हेमिन क्रिस्टल टेस्ट भी कर सकते हैं, इसको टेकमेन टेस्ट बोलते हैं या टैकामेन टेस्ट बोलेंगे। आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा ब्लड स्टेन को। इलेक्ट्रोफोरेसिस इलेक्ट्रोफोरेसिस कैन पॉजिटिव आइडेंटिफाई ब्लड स्टेन। स्पेक्ट्रोमेट्री भी अपन यूज़फुल होता है रिलायबल डिटेक्शन करने में, हेल्प करने में। और कंफर्मेशन के लिए अपन माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे, है ना। अगर ब्लड जो है वो वेदर ह्यूमन का कि एनिमल ओरिजिन है तो उसके लिए अपन सीरोलॉजिकल टेस्ट करेंगे प्रेसिपिटेंट टेस्ट में। इसमें क्या करते हैं, जो ह्यूमन का सीरम है ना, जो कि प्रोटीन कंटेंट करेगा उसको हॉर्स में इंजेक्ट करेंगे। फिर हॉर्स का जो एंटीबॉडी होगा उसको ले लेंगे और जो इंडिविजुअल है ह्यूमन है उसके सीरम को फर्दर हॉर्स में इंजेक्ट करेंगे। अगर वहाँ पे प्रेसिपिटेशन हो जा रहा है तो वो हमारा कन्फर्मेटरी टेस्ट होगा। इससे अपन कलर, शेप, साइज और डायरेक्शन ऑफ द स्टेन को भी मेजर कर सकते हैं। जो आर्टियल ब्लड और वेनस ब्लड होता है, आर्टियल ब्राइट रेड होता है, वेरस वेनस होता है वो डार्क रेड होता है। अगर जो हमारा स्प्रूटिंग ऑफ द ब्लड अपने को आर्टेरियल में देखने मिलता है, जबकि वहीं पे वेनस में अगर देखेंगे तो वो सर्कुलर होगा। स्प्रूटिंग मतलब कि जो ब्लड का अगर डॉट गिराएंगे तो वो ऐसा कुछ शेप का बनेगा आर्टेरियल के केस में, और ये बनेगा अपना वेनस के केस में, ये बनेगा अपना आर्टेरियल के केस में। ओके, फिर देखेंगे एज ऑफ द स्टेन देखेंगे, है ना। ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग फाइंड कर सकते हैं कि अगर वो रेडिश ब्राउन कलर का है तो 24 आवर है, और आफ्टर 24 आवर वो डार्क ब्राउन कलर का हो जाएगा, है ना, और ब्लैक में भी टर्न हो सकता है। इधर एंटीमार्टम और पोस्टमार्टम नेचर को भी अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंटीमार्टम ब्लीडिंग जो होता है वो अपना कोगुलेटेड फॉर्म में प्रेजेंट होगा, उसमें फाइब्रिनस नेटवर्क भी अपने को देखने मिलेगा। और पोस्टमार्टम ब्लीडिंग में विदाउट प्रॉपर कोगुलेशन द क्लड जो है वो ब्रिटल, है ना। अगर पोस्टमार्टम ब्लीडिंग है तो वो अपना ब्रिटल फॉर्म में होगा, फ्रीएबल फॉर्म में होगा। फिर देखेंगे सीमेन स्टेन के बारे में। सीमेन में अपन फिजिकल एग्जामिनेशन पहले करेंगे। नॉर्मली क्या होता है कि सीमेन स्टेन जो होता है वो येलो अपीयर होगा विद बॉर्डर अपीयरिंग लिटिल डार्कर, है ना। सेंटर के कंपेयर में जो बॉर्डर होगा वो थोड़ा सा डार्कर होगा, है ना। और एग्जामिन करेंगे अगर यूवी रेट के अंदर तो अपने को ब्लूइश वाइट फ्लोरोसेंस दिखेगा, है ना। इसके लिए 2 टेस्ट होता है, फ्लोरोसेंस टेस्ट में अपन कोलिन को डिटेक्ट करेंगे और बारबेरियो टेस्ट में अपन स्पर्मिन क्रिस्टल को डिटेक्ट करेंगे, है ना। और इसको अपन कैसे डिटेक्ट करेंगे, बाय द थिन लेयर क्रोमेटोग्राफिक मेथड से, या फिर एसिड फॉस्फेटेज भी उसमें अपन चेक कर सकते हैं। अगर वहाँ पे सेमिनल फ्लूइड में कितना होता है 350 यूनिट बॉडेंस्की यूनिट प्रेजेंट होता है एसिड फॉस्फेटेज, तो उसको भी अपन डिटरमाइन करेंगे। स्पेसिफिकली इसका सिग्निफिकेंस होता है वेजाइनल वॉशिंग रेप के केस में अपन इसको डिटेक्ट करते हैं, ये अप टू 36 आवर तक वो प्रेजेंट होता है ना। ओके, देन नेक्स्ट है अब, या फिर बट जो कन्फर्मेटरी है वो है प्रेजेंस ऑफ द स्पर्मेटो जो है, जिसको अपन माइक्रोस्कोपी से डिटरमाइन करते हैं। फिर देखेंगे फॉरेंसिक साइंस का रिक्वायरमेंट क्या होता है, तो इसमें फॉरेंसिक्स साइंस लैब होता है, उसमें बायोफिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री, हिस्टोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, एनालिटिकल टॉक्सियोलॉजी होता है। तो एज ए फॉरेंसिक एक्सपर्ट उनको प्रॉपर नॉर्मली तो बायोलॉजिकल ट्रेस एविडेंस, एनालिटिकल मेथड, है ना, कंप्यूटेड ऑटोमेटिक सिस्टम, फिंगरप्रिंटिंग, सुपर इम्पोजिशन, हैंडराइटिंग, फायर आर्म, ये सारे होगा। बट एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट को एटलीस्ट इन सब का जो बेसिक है, एटलीस्ट उसका बेसिक का नॉलेज होना जरूरी है ना। फिर देखेंगे लास्ट इज द पॉलीग्राफ, या फिर इसी को क्या बोलते हैं अपन, लाइट डिटेक्टर बोलते हैं, जिसमें अपन क्या करेंगे, कोई भी पेशेंट का हम लोग पल्स, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेशन, इलेक्ट्रोडर्मल रिएक्टिव चेंज, इन सबको एट ए टाइम पैरेलली अपन मेजर करते हैं। अगर पेशेंट झूठ बोलेगा तो फियर में होगा, तो उस केस में उसकी जो भी एक्टिविटी होती है उसको अपन रिकॉर्ड करते हैं। ओके, अगर वो पेशेंट फियर में होगा, झूठ बोलेगा, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट हो जाएगा, इससे फिजियोलॉजिकल चेंज आएगा, तो उसको अपन रिकॉर्ड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है, अपन इसमें अपन पेशेंट को यस और नो के क्वेश्चन पूछेंगे, है ना। रिलेवेंट और इरिलेवेंट मिक्स्ड क्वेश्चन पूछेंगे, ताकि जो हेजिटेशन या फिर नर्वसनेस के खातिर अपने को फॉल्स आंसर ना मिल पाए। और इसमें एक क्वेश्चन को 20 से 25 सेकंड में पूछेंगे, फिर वेट करेंगे 3 to 4 मिनट तक पॉलीग्राफ में रिकॉर्ड होने के लिए, है ना। और अगर कंफर्मेशन करने के लिए इसको ट्वाइस और थ्राइस भी अपन कर सकते हैं टू रिड्यूस द एरर, है ना, एरर को कम करने के लिए। ऑफेंडर, सस्पेक्ट, कंप्लेंट, विटनेस, इन्फॉर्मेंट, ये सबको अपन इसके अंदर अपन
एग्जामिन करते हैं। नेक्स्ट है नार्को एनालिसिस या ट्रूथ सीरम बोलते हैं। इसमें क्या करेंगे, पॉइंट टू क्लोजेस्ट अनकॉन्शियसनेस, लगभग उनको अपन कुछ भी ड्रग्स दे करके लाइक यहाँ पे देख पढ़ेंगे ड्रग्स के नाम, उसको देंगे ताकि वो इतना अनकॉन्शियस हो जाए बट अपन प्रॉपरली स्टेटमेंट वो दे सकते हैं, है ना, ताकि ही हैज़ टू, यहाँ पे लिखा है कि एन इंडिविजुअल विल बी मेंटली इनकेपेबल ऑफ रेजिस्टेंस टू क्वेश्चन, मेंटली वो इनकेपेबल होना चाहिए रजिस्ट करने के लिए क्वेश्चन को, मतलब कि अगर उसको कुछ क्वेश्चन पूछें तो उसके वो झूठ ना बोल पाए, है ना, ऐसा कुछ। ओके, तो इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, स्कोपोलामिन देते हैं 0.5 mg सबक्यूटेनियस फॉलोड बाय दैट 0.25 एवरी 20 मिनट, है ना, फॉर एवरेज 3 to 6 इंजेक्शन, जब तक कि वो प्रॉपर स्टेज ऑफ क्वेश्चन में ना पहुंच जाए। या फिर सोडियम अमाइटाइल या फिर सोडियम पेंटोथल 2.5 mg to 5% IV 1 mg पर मिनट दे सकते हैं। इंजेक्टेबल सोडियम सेकनोल 1 मिलीग्राम या 15 मिलीग्राम मॉर्फिन सल्फेट या 0.5 मिलीग्राम स्कोपोलामिन IV दे सकते हैं। लार्ज नंबर ऑफ द फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट आर कॉमन इन दिस मेथड, है ना, फॉल्स पॉजिटिव भी आ सकता है। और वर्ड एसोसिएशन लाइक चेंज इन द रिएक्शन टाइम, ये सब चीज़ को अपन को प्रॉपरली मेजर करना होगा। नेक्स्ट है अपना ब्रेन मैपिंग क्या होता है या फिर फिंगर प्रिंटिंग। इसमें ये सिंपल बेटर मेथड होता है। इन्फॉर्मेशन जो ब्रेन में स्टोर होगा अपन उसको स्टिमुलेट करेंगे, है ना, उसके अकॉर्डिंग हम लोग आइडेंटिफाई करने का ट्राई करते हैं। दिस बेसिस इज दैट द सस्पेक्टेड रिएक्शन टू बी डिटेल इवेंट और एक्टिविटी विल रिफ्लेक्ट इफ एट प्रायर नॉलेज। अगर उसको प्रायर नॉलेज है तो वहाँ पे उसके बेसिस में उसका जो भी इम्पल्स जनरेट होगा उसको अपन मेजर करेंगे, है ना। दिस टेक्निक, इसमें क्या करेगा, मल्टीपल डिसिप्लिनरी अप्रोच इन्वॉल्व करेंगे लाइक द ब्रेन इमेजिंग और न्यूरोफिजियोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और बायो इंस्ट्रूमेंटेशन, है ना। इक्विपमेंट, इसमें इलेक्ट्रो कैप यूज़ करते हैं। क्राइम को विजुअल सीन का फोटो दिखाएंगे, अगर वो प्रायर टू उसे अगर वो फेमिलियर होगा तो इम्पल्स कंडक्शन उसमें फास्टर होगा, दैट इज लेस देन 300 मिलीसेकेंड, है ना। और रिकॉर्ड करेंगे इसमें न्यूरोनल इम्पल्स के एक्टिविटी और इंटेंसिटी को। ओके, लास्ट है अपना फॉरेंसिक डीएनए टाइपिंग। क्या होता है, फर्स्ट इसका एप्लीकेशन होता है एल्फ्रेड जेफरी ने किया था 1985 में फर्स्ट टाइम, और इसमें डीएनए को एक्सट्रैक्ट किए थे, प्रोसेस किए थे डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए। नॉर्मली क्या होता है, न्यूक्लियस होता है जिसमें क्रोमोसोम होता है और एक डीएनए का लेंथ होता है 180 सेंटीमीटर एंड डीएनए जो होता है वो इनहेरिटेड होता है। इनकेस अगर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है तो वहाँ पे अपने को माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहाँ देखने मिलेगा, विद द रूट ऑफ द हेयर में अपने को फाइंडिंग मिलेगा। इनकेस अगर ब्लड्स या फिर ऐसा कुछ सिंपल प्रेजेंट नहीं है तो एक क्रोमोसोम में क्या होता है, 2 कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए प्रेजेंट होगा। ये इंपॉर्टेंट है जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म की 1 क्रोमोसोम ऑफ ए गिवन टाइप इज सिमिलर टू एनोदर, है ना, बट कुछ पॉइंट पे जो डिफरेंस होता है जिसको अपन एलील्स बोलेंगे, है ना। जेनेटिक मार्कर भी अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं या फिर ब्लड ग्रुपिंग और डीएनए मार्कर को आइडेंटिफाई करेंगे। 4 मेन टाइप के डीएनए मार्कर होते हैं, दैट इज द RFLP, है ना, VNTR और STR। तो बेसिस ऑन टाइपिंग मेथड, है ना, सेम टाइप ऑफ डीएनए को अपन आइडेंटिफाई करेंगे जो क्रोमोसोमल रीजन विद द शॉर्ट टेंडम रिपीट डीएनए, इसको बेसिकली अपन ह्यूमन आइडेंटिफिकेशन में यूज़ करते हैं, है ना, शॉर्ट टेंडम रिपीट, ये वाला मेथड, है ना। ओके, नेक्स्ट है अपना कि इसमें मेथड में करते क्या है कि कोई भी डीएनए होगा उसको आइसोलेट कर लेंगे, प्योरीफाई करके कट कर देंगे बाय द एंजाइम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जो कि G और C के बीच में कट करेगा, है ना। और ये क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे और चेक करेंगे मूवमेंट के अकॉर्डिंग, और फाइनली उसको ल्यूमिनेसेंट डाई में विजुलाइज करेंगे, फिर उसको PCR करके, है ना, मल्टीप्लाई कर लेंगे। और इसका एप्लीकेशन क्या होता है, डीएनए टाइपिंग का पैटर्निटी डिस्प्यूट में, मैटरनिटी रिजोल्यूशन में, या फिर डिटेक्शन ऑफ द चाइल्ड स्वैपिंग और कल्प्रिट ऑफ द रेफ केस में, मल्टीलेटेड या फिर एक्सह्यूम बॉडी होता है इस केस में। थैंक यू।